हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का प्रॉब्लम्स। जैसे हमने ऑलरेडी फर्स्ट दो लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो डाला है, और अब मैं सीरियल भी कर दूंगा, जैसे लेक्चर 1, 2, 3। आज ये तीसरा लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम नंबर 1.24। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन। ये जो सॉल्वेंट है ये नॉर्मल ऑक्टेन है, तो उसमें बताना है हमें कि नॉर्मल ऑक्टेन में जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, KCl है, CH3OH है और CH3CN है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी का जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, मतलब जो सबसे लिस्ट सॉल्युबल है उसको पहले लिखना है, फिर जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो ये आपको यहाँ कंसेप्ट लगाना है, प्रिंसिपल अप्लाई करना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक में ये ऑक्टेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाईली सॉल्युबल होगा, मतलब ए जो है ये हाईली सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। KCl आयनिक कंपाउंड है, मतलब ये टोटली पोलर कंपाउंड है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी लिस्ट होगी, सबसे कम होगी। अब देखो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि CH3OH और CH3CN, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लो आप, एक्सपेंड करके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये तो पता है आपको CH3O के साथ सिंगल बॉन्ड H है। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें क्या है, ज़्यादा है, और इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें कम है, क्योंकि ये आयनिक एज कंपेरेटिवली ये पोलर ज़्यादा होगा, ये नॉन पोलर कम होगा। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो जो कंपाउंड पोलर होता है तो उसके बाद हो जाएगा आपका C और फिर लिखोगे D, और हाईली सॉल्युबल है A। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसलिए मैंने लिया था क्योंकि इसमें लाइक डिजॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ डिजोल्यूशन है। प्रिंसिपल ऑफ डिजोल्यूशन जैसा हमने डिस्कस किया कि ये पूरे केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों जगह अप्लाई होता है, और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे एक प्रॉब्लम जरूर होता है। तो इसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये 1.25 ये सेकेंड प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्ट किया था कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या नहीं। तो आप जो सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप इसको देख सकते हो, वहाँ काफ़ी डिटेल में हमने इसको इलॉबरेट किया है। तो अब मैं सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ, 1.25। तो अब इसमें हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं 1.25। तो इसमें यह है, अमंग्स्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है, कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है, और कौन हाईली सॉल्युबल है। किसमें? वाटर में। वाटर आपको पता है ये पोलर सॉल्वेंट है, इट इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो यहां हम लोग को प्रिंसिपल अप्लाई करना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक तो लगेगा नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है जो डिसाइड करना है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये फिनॉल है, तो फिनॉल का मैं क्या करता हूं, ये नाम तो लिखा हुआ है, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग से OH अटैच है, तो यहाँ बेंजीन रिंग में हम लोग लिखेंगे OH ग्रुप। दूसरा क्या है, ये टॉलुइन है। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप। फॉर्मिक एसिड, एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है HCOH। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल होता है CH2OH
बॉन्ड CH2OH। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और पेंटेनॉल, ऑल मतलब अल्कोहल, पेंटेन मतलब टोटल कार्बन 5 है और इससे OH ग्रुप अटैच है। तो अब मैंने क्या किया, सबका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें FON प्रेजेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल वही कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अभी देखो, आप बोर्ड का क्वालिटी और पिक्चर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी ये पढ़ने और समझने के लायक तो काफ़ी अच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से, जितना भी हो सकता है, वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको दिया जाए। कंटेंट की गारंटी है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ और अभी बोर्ड को फोकस करके ये मैं सीरीज बना रहा हूँ। उसके बाद जब बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर जो है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से इसको काफ़ी इलॉबरेट करके मैं बताऊंगा, पूरा सीरीज बनाऊंगा। लेकिन अभी जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं, ताकि बच्चे को समझ में भी आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। तो इसमें देखो, ये एनसीईआरटी का हमने प्रॉब्लम लिया है 1.25। तो इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या होगा, टॉल्यूइन इनसॉल्युबल है। क्या होगा इसमें, इनसॉल्युबल होगा। अब फिनॉल है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है, तो ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। पार्शियली सॉल्युबल क्यों होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के चलते ये नॉन पोलर कैरेक्टर जो है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट हाईली सॉल्युबल, इट इज पार्शियली सॉल्युबल। और फॉर्मिक एसिड में आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये होगा हाईली सॉल्युबल, इट इज हाईली सॉल्युबल। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये हाईली सॉल्युबल है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल में भी देख रहे हो आप 2 OH ग्रुप है, सो इट इज ऑल्सो हाईली सॉल्युबल। ये क्या है, ये हाईली सॉल्युबल है। और हाईली सॉल्युबल क्यों है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें 2 OH है तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर के साथ बनाएगा। CHCl3 में ये FON में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये इनसॉल्युबल होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और पेंटेनॉल में आप देख रहे हो कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है ये लॉन्ग ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो लार्ज पार्ट है, इसलिए ये सॉल्युबल तो होगा लेकिन ये पार्शियली सॉल्युबल है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल। तो आपका आंसर क्या है, ये आंसर कॉन्सेप्ट बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो हाईली सॉल्युबल होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं होगा वो इनसॉल्युबल होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, वो पार्शियली सॉल्युबल होता है। तो ये 2 प्रॉब्लम हमने इसलिए लिया कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये पूरे थ्योरी हमने कंसेप्ट को ऑलरेडी लेक्चर 1 में सॉल्यूशन के पार्ट में डिस्कस किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में ये प्रॉब्लम है कि कौन सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है। तो ये कॉन्सेप्ट का जो है रिपीटेशन होता है। अब हम इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और हम प्रॉब्लम अब स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1.4। तो 1.4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4। ये 1.4 जो है वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, यूज्ड इन लैबोरेटरी इज 68%। 68% मतलब 100 ग्राम यदि पूरा सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, तो उसमें 68 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड है। मतलब ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है। HNO3 क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। और पूरे
सॉल्यूशन में ये 68% है, मतलब 68 ग्राम HNO3 है। यहाँ दिया हुआ है बाय मास इन सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी? तो यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। हमें क्या करना है? मोलैरिटी फाइंड आउट करना है ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको निकालना है। डेंसिटी दे रखा है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में ये थंब रूल है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो पहले क्या क्या दिया हुआ हमें? तो वी हैव गिवन, तो पहला स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग? वी हैव गिवन द मास ऑफ HNO3, वी हैव गिवन W2 इज इक्वल टू 68 ग्राम। तो मोलर मास आपको पता है HNO3 का, ऐड करोगे आप तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 3 × 16। तो ऐड करोगे आप 15 + 48, तो ये 63 ग्राम जो है वो दिया हुआ है। फॉर्मूला मीन्स मोलर मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है और मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करना है। और इसमें डेंसिटी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जैसे पता है हमें कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था इसको कि मोलैरिटी इज इक्वल टू हम लिखते हैं W2/M2 × 1000/V, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला लिखना है हमें। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये M2 क्या है? M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये V, अब देखो कई बार बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को ये लगता है कि इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम बिना डेटा का नहीं हो सकता। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट डेटा दिया हुआ रहता है और कई बार वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दिया रहता है। जैसे इसमें वॉल्यूम हमें नहीं दिया हुआ है लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम वाले टर्म को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे मास इनटू डेंसिटी से। तो डेंसिटी जो है ये फिर ऊपर आ जाएगा। और अब सबसे लास्ट में हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे। तो W2 कितना है? W2 दिया हुआ है 68, मोलर मास है 63,000, मोलर मास इसका टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 है और डेंसिटी दे रखा 1.504। तो प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिकल डेटा है वो बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखते हैं हम लोग, ताकि उसमें मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है? अब इसको सॉल्व कर दो। ये 100, ये 10 हो गया और ये इसको यदि 1.504 को तो 30 नीचे ले आते हैं, ये हो गया। तो 68 × 1504/63 × 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16.23 मोलर। इसका आंसर होता है। इसको सॉल्व कर लेना आपको, ये मैथमेटिकल वैल्यू जो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपको स्टेप वाइज मार्किंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है तो जो जो दिया हुआ है उसका हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, और हाफ मार्क्स इसका मिलेगा जो इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया। फिर जो स्टेप्स यूज किया हमने, जो सॉल्यूशन, उसके लिए हाफ मार्क्स, और जो फाइनल आंसर आया उसके लिए इसका हाफ मार्क्स। तो टोटल जो है वो 2 में 2 आपको मिल जाएगा। तो इसलिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है और स्टेप वाइज हमें इसको सॉल्व करना है। तो अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो जो कंसेप्ट बेस्ड है, जिसके बेसिस पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया है एनसीईआरटी का 1.6,
ये मेरा सबसे फेवरेट प्रॉब्लम है। फेवरेट प्रॉब्लम इसलिए है कि ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं। ये मतलब यदि मेरे विचार से ये एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम जितना भी एक्सरसाइज में 41 प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो देखो ये प्रॉब्लम ये क्या है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड। ये पूछ रहा है कि कितना ml रिक्वायर्ड होगा 0.1 मोलर ऑफ HCl का टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर। ये जो है ये 1 ग्राम मिक्सचर यूज होता है Na2CO3 एंड NaHCO3 का कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2। देखो इसमें मोल कंसेप्ट का पूरा कंसेप्ट जो है मोल का वो अप्लाई हुआ। ये इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब हुआ कि जितना मोल Na2CO3 का है उतना ही मोल NaHCO3 का। तो इसमें सबसे पहले तो हमको क्या करना है, दोनों का मोल निकालना है। तो दोनों का मोल निकालोगे आप तो मोल कैसे निकलता है। अब ये प्रॉब्लम कितना छोटा है, छोटा क्या है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ। ये 1 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ है किसका, Na2CO3 का और NaHCO3 का। दोनों का इक्विमोलर अमाउंट है, दोनों का मोल बराबर है। तो मोल निकालने के लिए मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो जितना भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट द मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू x ग्राम। मान लो कि x ग्राम जो है Na2CO3 का प्रेजेंट है और टोटल मिक्सचर का मास कितना है, 1 ग्राम है। तो NaHCO3 का मास कितना होगा, तो मास ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस x ग्राम। टोटल मास कितना है, 1 ग्राम है। उसमें x तो हमने मान लिया कि Na2CO3 है, तो NaHCO3 कितना है, 1 माइनस x ग्राम है। और अब इसमें क्या करना है हमें कि दोनों का मोल जो है वो इक्वेट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि मोल ऑफ, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3। दोनों का मोल बराबर है। तो मोल ऑफ Na2CO3 क्या होगा, x अपॉन मोलर मास 106। क्यों, क्योंकि इसको 23 होता है एटॉमिक वेट, तो इसमें एटॉमिक वेट 23 इंटू 2, 2 एटम है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। ये टोटल आप ऐड करोगे तो 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 60, 106 हो गया। और NaHCO3 का कितना हो जाएगा, Na का 23, H का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3 इंटू 16। तो इसको ऐड कर लो तो ये जो है 84 हो जाएगा। तो दोनों को क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। x बाय 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। इधर ले आएंगे इसको तो ये हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106, क्योंकि इधर आएगा तो ऐड करोगे ना आप इसको 106x को, तो x इज इक्वल टू हो गया 106 बाय 190। तो ये वेट आया, किसका आया, वेट ऑफ Na2CO3 आया। लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि दोनों का वेट बराबर नहीं है, दोनों का मोल बराबर है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो मोल अब निकाल लेते हैं। ये मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, तो मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू होगा, मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू होगा वेट, वेट है 106 बाय 190 बाय वेट बाय
मोलर मास। तो मोलर मास कितना है इसका? 106 है। तो ये हो जाएगा 106 अपॉन 190 इंटू 1/106। तो ये आ गया आपका 190। कितना आया? 190 मोल आया Na2CO3 का। और बोल रहा है कि दोनों का मोल बराबर है, तो NaHCO3 का भी जो मोलर मास होगा, मोल ऑफ NaHCO3 जो है वो भी हो जाएगा 1/190 मोल। तो अब देखो इसको, अब दोनों का मोल निकल गया क्योंकि दोनों का मोल जो है वो इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें मोल कितना इन्वॉल्व हुआ? अब देखो आप इक्वेशन को बैलेंस करो, क्योंकि Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। और NaHCO3 भी रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। तो इसको यहाँ इसको रिएक्ट करने के लिए ये देखो 2 HCl चाहिए, और यहाँ से क्या होगा? ये H2CO3 रिमूव हो गया। और इसके लिए एक Na है तो एक HCl चाहिए, और यहाँ से H2CO3 रिमूव हो गया। मतलब इसको रिएक्ट करने के लिए 3 मोल चाहिए HCl का। Na2CO3 और NaHCO3 के मिक्सचर को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल ऑफ HCl चाहिए। तो इसमें अब ये प्रॉब्लम हम लोग लॉ ऑफ मोलैरिटी यूज करेंगे, क्योंकि n फैक्टर 1 है यहाँ। तो हम लोग यहाँ देखो, यहाँ 2 तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो सिंपल है इसका, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका मोलैरिटी दिया हुआ 0.1। इसका वॉल्यूम नहीं पता हमें, ये वॉल्यूम निकालना होता है हमें। और ये जो है इसका मोलैरिटी हम लोगों ने निकाल दिया 3/190, और वॉल्यूम 1000 ml है। तो अब क्या करना है आपको? यही तो निकालना है कि ये वॉल्यूम कितना है। ये x जो माने ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 ये x को ही वॉल्यूम बोल रहा है ना, तो 3/190, और ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन ये 0.1 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, ये कैंसिल हो गया, 3000 अपॉन 19, तो 9 1 जा 19, 5 7 1 57.5 ml, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे चीज जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं एनसीईआरटी का, कि नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसमें देखो ये प्रॉब्लम जो है ये दिया हुआ है कि एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 226 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। और आपको इसका फॉर्मूला भी दे दिया, ताकि बच्चों को ये भी प्रॉब्लम ना हो कि उसका मोलर मास कितना होगा, वो निकल जाएगा। एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालना है हमें, और डेंसिटी दे रखा है। व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी 2 चीज निकालना है। अब हम क्या करेंगे? डेंसिटी को रखेंगे कि ये हमारा डेंसिटी दिया हुआ है 1.072। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये थंब रूल है। आप लोग लिखोगे इसमें कि वी हैव गिवन, कि क्या दिया हुआ है। तो वी हैव गिवन W2 इज इक्वल टू 222.6 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है, कार्बन 24 हो गया, हाइड्रोजन टोटल 6 है तो 30, और ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो टोटल हो गया 62। मोलर मास 62 ग्राम है। W1 दिया हुआ आपको 200 ग्राम, और ये क्या है? वाटर है। इसका तो मोलर मास होता है कितना? 18। वाटर का मोलर मास 18 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी स्मॉल m। तो ये साइन कन्वेंशन है कि स्मॉल m यदि हम लोग लेते हैं तो इसको कंसीडर करते हैं कि ये मोलैलिटी है,
और जब कैपिटल M कहेंगे तो वो मोलैरिटी होगा। तो इसमें मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा W2/M2 इंटू 1000/W1। अब W2 दिया हुआ है हमें, कितना है? 62 है, सॉरी W2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये W2 दे रखा है, W2 कितना है? 222.6 ग्राम, 222.6 ग्राम, और इसका मोलर मास है 62 इंटू 1000 अपॉन W1 हमने कैलकुलेट किया है, ये दिया हुआ ऑलरेडी प्रॉब्लम में, ये 200 है। तो अब क्या करना है इसको, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। सिंपली इसमें दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, इसको मोलैलिटी इससे निकल जाएगा जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का, कि ये हो गया 5, तो 222.6 इंटू 5 अपॉन 62। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 हो गया, 5 इंटू 2 10, 3 1 10 1 1, तो ये हो गया 1133/62। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 62 से 103, तो ये हो जाएगा कितना, 1 टाइम्स ये 62 हुआ, तो ये हो जाएगा कितना, 9, और ये 4 हो जाएगा 3, तो 8 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 4 49 3। तो इसको जो है हम लोग 493 आ रहा है, तो इसको यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 16, तो टोटल वैल्यू जो है इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो है 1113/62 इज इक्वल टू 17.65 मोल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया वैल्यू मोलैलिटी का। अब हम लोग इसका मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी जो है ये प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट का जो हम लोगों ने निकाला, और मोलैरिटी है W2/M2 इंटू 1000 यहां हो जाएगा वॉल्यूम V, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो अब देखो प्रॉब्लम में हमें वॉल्यूम कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि डेंसिटी जो है इसका 1.072 है, जो मैंने यहां लिख रखा है इसका, ये डेंसिटी जो है 1.072 है। तो ये मोलैलिटी हमने निकाला, मोलैरिटी में डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो टोटल जो मास लेंगे वो लेंगे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में क्या है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो दोनों के मास को ऐड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा, ये वैल्यू जो है W2 का वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी 222.6 है, मोलर मास भी पता है 62, 1000 अपॉन वॉल्यूम, तो मास इनटू डेंसिटी, तो मास टोटल हो जाएगा 222.6 प्लस 200, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और डेंसिटी हो जाएगा उसका 1.702। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तब इसको सॉल्व कर लो आप। इसमें डेंसिटी दे रखा है, ये हो गया 222.6 अपॉन 62 इंटू, ये हो जाएगा 422.6 इंटू 1000 इंटू 1.072, तो ये कैंसिल हो गया है ना। इसको आप यहाँ से 1 2 3 0 लाओगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 220 इंटू 1072 अपॉन 62 इंटू 4226। तो इसको सॉल्व करके
जो वैल्यू आएगा तो ये हो जाएगा इसका मोलैलिटी, और ये हो गया मोलैरिटी, ये मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा वॉल्यूम पर लीटर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इसका वैल्यू होता है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गया 9.11 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से जब किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है तो हम उसमें मोलैलिटी मोलैरिटी ये कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और हम लेते हैं जिसमें मोलैलिटी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखो अब हमने इसमें एक प्रॉब्लम लिया है 1.5 का, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को मोलैलिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, x1 x2 दोनों, और फिर जो है इसका मोलैलिटी भी निकालना है। तो इसमें प्रॉब्लम में ये डेटा दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट का क्या मीनिंग हुआ? 10% वेट बाय वेट का मीनिंग ये हुआ कि 10 ग्राम यदि ग्लूकोज है तो 90 ग्राम वाटर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वी हैव गिवन, जैसा कि मैंने आपको थंब रूल बताया कि किसी भी एग्जाम में जो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम है उसमें सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोसीड करना है, वहाँ स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ऐसे काफ़ी मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया है कि सर 27 से आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो एक लेक्चर जो है पूरे केमिस्ट्री का आप 3 घंटे के आसपास जो है पूरा स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ, और जो बोर्ड में नहीं है और जो स्पेशली उसका स्ट्रेटजी प्लानिंग और चैप्टर वाइज 5-5, 10-10 मिनट का जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो मैं अलग से 3 घंटे का वीडियो डालूंगा। ये सीरीज जो है पूरा आपका बोर्ड पे, 12th बोर्ड पे बेस्ड है, इसलिए मैं प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक वे में इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कंसेप्चुअली जो है आप उस प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर सको। तो ये जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का 1.5, इसमें मोलैलिटी भी निकालना है, मोलैरिटी भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, और ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब जैसे ये W2 है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो दिया हुआ है 10 ग्राम। तो नेचुरली यदि ये 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 90 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट जब स्पेसिफाई नहीं होता है तो ये सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा, क्योंकि वाटर को हम लोग कहते हैं इट इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब कोई सॉल्यूट दिया हुआ है और उसमें सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो वाटर है। तो इसमें अब हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है? ये बच्चे ग्लूकोज है। और ग्लूकोज में क्या करोगे आप? ग्लूकोज में सबके वेट को ऐड कर देंगे, ये क्या होगा? इसका ये मोलर मास निकल जाएगा। इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम। अब इसे हमें मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है W2/M2 इंटू 1000/W1। तो W2 और M2 तो दे रखा है हमें, और W1 भी दे रखा है, क्योंकि ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। तो मैंने जब ये डिस्कस किया था सॉल्यूशन के कंसेप्ट में, लेक्चर 1 में सॉल्यूशन में, तो हाँ मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से निकालते हैं। तो फिजिकल मेथड में यदि परसेंटेज दिया हुआ है और ये वेट बाय वेट है तो दोनों ही चीज़ ग्राम में होगा। तो ये 10 है, 10/180 1000 अपॉन ये 90 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया है ना, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आएगा आपका 0.617। ये मोलल हो जाएगा सॉल्यूशन 0.617। इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू आता है।
अब क्या करना है हमें, ये तो मोलैलिटी निकल गया, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन जैसे पहले हम ग्लूकोज का निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो X2 सॉल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। ये इसको आप लिख लोगे W2 अपॉन W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। तो इसमें हर एक चीज दिया हुआ है नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो इसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो W2 आपको दे रखा है प्रॉब्लम में 10/180 मोलर मास, ये हो जाएगा 90/18 और ये 100/10/180, तो ये हो गया 5। तो 1/18 अपॉन 5 प्लस 1/18, तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 1/18 डिवाइडेड बाई ये 18 एलसीएम आ जाएगा, 18 5 या 90 प्लस 1, ये 1/18 इंटू 18/91, तो 1/91। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपका 0.01 आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रैक्शन है ना। तो आपका ग्लूकोज का निकल गया, कितना आया 0.01। अब देखो दूसरा तरीका है कि हम वाटर का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर X2, लेकिन हमें यह भी पता है कि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 से आप इसको माइनस कर लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है टोटल सम किसी भी सिस्टम में, जैसे ये बाइनरी सॉल्यूशन है, एक वाटर है और एक ग्लूकोज है, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होता है। तो यदि हमें ग्लूकोज का पता है तो इसको हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, 0.99 हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें थर्ड प्रॉब्लम है वो है, इसमें हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैपिटल M। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला आप लगा दो W2/M2 इंटू 1000/V। V क्या है, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है डेंसिटी। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, W2 कितना है आपका 10, मोलर मास 180, 1000, और ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है, मास इंटू डेंसिटी है। तो मास पूरे सॉल्यूशन का कितना है 100 है, और डेंसिटी कितना है 1.2 है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 1.2 अपॉन 18, तो इसको कैंसिल करोगे आप तो 12/180 हो गया, तो ये 6 2 जा 12, 6 3 1/15, ये वैल्यू आपका 0.67 आ जाएगा, 0.67 मोल्स पर लीटर। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है हमने कंसेप्ट बेस भी किया, जो सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड था। दूसरा हमने मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जब डेंसिटी दिया हुआ है तो कैसे मोलैरिटी निकालेंगे। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एक रॉल्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो मेरा कोशिश ये है कि पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कर लेते हैं, और फिर जो है वेंट ऑफ फैक्टर का जो प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम्स जो मेन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब हम वेंट ऑफ फैक्टर का प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो जाएगा, दोबारा ये मोलैलिटी का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा, और फिर हम लोग जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम वेंट ऑफ फैक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, द इंटायर कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। तो अब एक प्रॉब्लम हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कर लेंगे, और फिर जो है वेंट ऑफ फैक्टर का प्रॉब्लम्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं 1.18 का। इसमें दिया हुआ कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट दिया हुआ आपको
which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। मतलब इनिशियली यदि 100 था तो अब ये 80 रिड्यूस हो गया, मतलब 20 बचा। 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो फॉर्मूला यूज करोगे आप, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है। तो अब इसमें हम लोग इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। मोलर मास दिया हुआ है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मास दिया हुआ है, मास निकालना है, मोलर मास दिया हुआ है 40। तो इसको अब कैसे सॉल्व करोगे आप? तो पी नॉट माइनस पी नॉट कितना है 100, पी कितना है 80 और ये कितना है 100। मतलब ये पी नॉट माइनस पी का वैल्यू मैंने बताया, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 20 होगा, क्योंकि ये 80 है। ये जो है ये रिड्यूस होके 100 से 80 बचा हुआ है, और ये हो जाएगा N2 मतलब W2 बाय M2 अपॉन W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। तो इसमें W2 तो निकालना ही हमें, है ना। और 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। इसका मोलर मास आप ऐड करोगे तो 12 इंटू 8 96 और 1 इंटू 18 तो 18, ये भी 114 है मोलर मास इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू W2 हमें निकालना है, M2 40 दिया हुआ है और ये 118 बाय 118 है प्लस W2 बाय 40। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 1/5। तो 1/5 इज इक्वल टू हो गया W2 बाय 40 और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 प्लस W2 बाय 40। इसको सॉल्व कर लो, W2 बाय 40 अपॉन, देखो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस W2, ये 40 कैंसिल हो गया, ये हो गया W2 अपॉन 40 प्लस W2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5W2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 40 प्लस W2, 40 प्लस W2। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग कि ये 5W2 इज इक्वल टू 40 प्लस W2 है। तो W2 यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं इसको तो ये हो जाएगा 4W2 इज इक्वल टू 40। तो W2 इज इक्वल टू 40 बाय 4, ये आपका 10 ग्राम आ गया। ये 10 ग्राम आंसर आ गया। ये क्या है, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज 10 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसका। अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम लेंगे 1.32 प्रॉब्लम जो है उसमें वेंट ऑफ फैक्टर का भी यूज हुआ है। और उसके बाद इसमें मैं दो प्रॉब्लम जो 40 और 41 है एनसीईआरटी का, चूंकि वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेंट ऑफ फैक्टर बेस्ड है, उसको कंसीडर करेंगे। और एक प्रॉब्लम और लेंगे जो प्रॉब्लम है हेनरीज लॉ पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.32 को डिस्कस करते हैं। इसको आप ठीक से समझना, क्योंकि 2.32 के बेसिस पे, मतलब जो ओल्ड बुक है उसमें 2.32 है और नए बुक में 1.32 है। क्योंकि सॉलिड स्टेट हट गया है तो अब जो हमारा नया सिलेबस है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सॉल्यूशन से। तो 1.32 जैसे सॉल्व करेंगे तो 1.33 सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। तो अब हम लोग प्रॉब्लम 1.32 को डिस्कस करते हैं।
तो अब जैसा हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं 1.32, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है हमें, डेल्टा टीएफ ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, मतलब ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो आपको ये पता है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर यूज होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, इसमें पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यदि कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो जो कंपाउंड दिया हुआ हमें, उसके नेचर से हमें पता चलेगा, क्योंकि ये एसिड है और उसके साथ साथ इसमें क्लोरीन भी अटैच है। तो माइनस आई इफेक्ट के चलते क्लोरीन क्या करेगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा। तो ये जो है प्लस और माइनस में ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक होगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसमें आई यूज होगा। और केएफ वाटर का दे रखा है, मोलैलिटी निकल जाएगा। अब आई कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें आई निकालने के लिए क्या करना है आपको कि आई जो है वेट ऑफ फैक्टर वो कैसे निकलेगा। तो वेट ऑफ फैक्टर अब ये देखो कि इसमें के ए क्यू दिया हुआ है, इसकी क्या जरूरत है प्रॉब्लम में है। अब हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कंसेप्ट में कि I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है जब ये मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन होता है। इसीलिए तो प्रॉब्लम में जो स्टेप वाइज मार्किंग दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वो इसलिए है ना कि पहले एग्जामिनर जो बोर्ड का पैटर्न है वो देखना चाहता है कि बच्चे को प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया। तो पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो, है ना। उसमें मार्क्स स्कीम में भी दिया हुआ ये कि प्रॉब्लम को एनालाइज करके पहले हमें समझना है कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। इसीलिए जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है इसमें, तो हम स्टेप वाइज लिखेंगे। जैसे वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि ये W2 जो है वो 10 ग्राम है, W1 जो है 250 ग्राम है, और ये जो इसका जब मोलर मास हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वंस द फॉर्मूला इज गिवन। तो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे इसमें, तो इसमें लिखोगे आप, मैं आपको बार बार ये चीज हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके भी बता रहा हूं कि यहां लिखोगे वी हैव गिवन W2, यहाँ ये भी लिख दोगे, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। अदरवाइज एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि W2 से बच्चा क्या बताना चाह रहा है। हम समझ रहे हैं, स्टूडेंट समझ रहा है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो वहां आपको लिखना है नोटबुक में। ये रिटन स्किल है, ये जो एग्जाम है ये क्या है, ये रिटन स्किल है। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, रिटन वे में आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो, मार्किंग उसी पे होती है। यहाँ W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये 10 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास जो है M2 जो है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसको ऐड कर लोगे। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है 48, हाइड्रोजन 3 5 7 8 प्लस 8, ऑक्सीजन 2 है 32, एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन को हमने 16 इंटू 2 32 लिया, और क्लोरीन 35.5 होता है। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये 80 प्लस 8 प्लस 35.5, तो ये 122.5 हो जाएगा। मतलब ये 122.5 ग्राम जो है ये मोलर मास है। और W1 जो है वो दिया हुआ है 250 ग्राम। क्या दिया हुआ है, W1 इज 250 ग्राम, वाटर है। Ka दिया हुआ है। अब हमें अल्फा चाहिए,
अल्फा चाहिए तो अल्फा कैसे निकलेगा? तो यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हमें और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ये होता है Ka/C। ये 11th क्लास में भी आयनिक इक्विलिब्रियम में, बेसिकली ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। ये अल्फा जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो वहाँ भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के काम आएगा मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, अल्फा इज इक्वल टू होता है √Ka/C। और C क्या है? C यहाँ है कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ। यहाँ स्ट्रेंथ क्या होगा? मोलैलिटी के टर्म में मोलैलिटी निकाल लो आप, W2/m2 इंटू 1000/W1। ये तो दिया हुआ 10/122.5 इंटू 1000/250। इसको सॉल्व करोगे ये 4 हो जाएगा, तो 40/122.5। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये 4000 कुछ 3264 आता है। ये वैल्यू 0.33 भी ले सकते हो, या एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम लोग 0.3264 लेते हैं। तो यदि 0.624 लेंगे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू एनसीईआरटी का आंसर है वही आएगा, अदरवाइज 0.33 लेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है इससे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ, इसका वैल्यू के का कितना 1.4 इंटू 10⁻³ है, और सी का वैल्यू आ गया 0.33। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें, तो सॉल्व करने पे कितना वैल्यू आएगा आपका इसका? ये तो वैल्यू आ गया इसका मोलैरिटी का, और अब जब इसका हम लोग लेंगे तो ये वैल्यू आया 1.44। तो अब इसको आप बाहर करोगे, मतलब जैसे 1.44, तो इसको 14 कर देते हैं, 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, ये -4 आ जाएगा और ये 0.33 होगा। तो इसको जब हम लोग फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसका, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.065। ये वैल्यू आ जाएगा अल्फा का। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 0.065। ये कैलकुलेट कर लो आप, क्योंकि मुझे तो वैल्यू याद है एनसीईआरटी का जो भी कैलकुलेशन का, इसलिए मैंने लिख दिया, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। तरीका ये है करने का, इसको निकालोगे आप तो फिर ये सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अब I इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और 1 माइनस अल्फा एन का वैल्यू कितना है? क्योंकि ये जो एसिड था हमारा क्या था? CH3 CH2 CHCl COH था। तो इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो 2 आयंस बनाएगा, CH3 CH2 CHCl CO माइनस एंड H प्लस। तो n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 अल्फा लिख दोगे आप, तो ये 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। तो I का वैल्यू कितना आ गया? I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.065, दैट इज 1.065। ये वैल्यू आ गया किसका? अल्फा का। तो अल्फा का वैल्यू जब ये आ गया, इसका मतलब I का जो वैल्यू कैलकुलेट किया है वो सही है। सही इसलिए है कि ये डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन में I शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये I का वैल्यू आ गया। और जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो प्रॉब्लम जो बेसिक इक्वेशन था हमारा, जो मेन इक्वेशन था, वो था del TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो हमने पहले क्या किया? I कैलकुलेट किया। I कैसे कैलकुलेट किया? अल्फा के हेल्प से। अल्फा कैसे निकाले? तो K√Ka/C से। तो मैं देखो, आंसर तो हर एक जगह लिखा हुआ है ही, PDF फॉर्म में सॉल्यूशन बहुत जगह दिया हुआ है, लेकिन मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो काफ़ी मेहनत लगता है ये प्रॉब्लम को डिस्कस करने में, उसको समझाने में, और बोर्ड जो है वो मतलब मैं घर पे ही बना रहा हूँ इसको, ये कोई स्टूडियो नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना कंसेप्चुअली मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ,
ताकि यदि आपका क्लियर है और कॉन्सेप्ट में क्या है, बेसिक चीज़ प्रॉब्लम सीखना है हमें, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्टेप वाइज हम लोग उस इक्वेशन को, जो फाइनल एक्सप्रेशन है, पहले मैंने लिखा था ना इसको कि डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम निकालना है। तो के एफ दिया हुआ है वाटर का, कितना है वाटर का के एफ, तो ये दिया हुआ है 1.86। मोलालिटी हमने कितना निकाला, 0.3264, और आई का वैल्यू आपने कितना निकाला, 1.065। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको, ये वैल्यू जो है वो आपको क्या करना है, अब इसमें मार्क्स कैलकुलेशन का भी तो होता ही है ना, क्योंकि जब आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो फाइनल आंसर कैसे आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू जो है वो 0.65 आ जाएगा, 0.65 केल्विन या 0.65 डिग्री सेल्सियस, जो भी लो आप इसमें, क्योंकि होता क्या है कि डेल्टा टी एफ यदि केल्विन के टर्म में है या डिग्री सेल्सियस के टर्म में, डिफरेंस तो सेम ही आएगा, ये डिफरेंस है डेल टी एफ। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं हेनरीज लॉ का, जिसमें 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है, और फिर दो प्रॉब्लम लूंगा मैं 40 और 41, जो अगेन इट इज रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ से रिलेटेड। तो अब देखो, हमने ये प्रॉब्लम लिया मैंने 1.39। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ 20% is to 79% by volume at 298 केल्विन। अब देखो, सबसे मेन जो पूरा प्रॉब्लम का क्रक्स है, जो प्रॉब्लम जिसपे पूरा प्रॉब्लम बेस्ड है, वो आपको ये समझना है कि ये 20% is to 79%, मतलब 20% जो है वो हमारा ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है। लेकिन ये 20% किसका और 79% किस चीज का? जब कोई एक फाइनल प्रेशर होगा तो उसी का तो हम लोग लेंगे कि ये 20% उसमें ऑक्सीजन है और 79% उसमें नाइट्रोजन है। तो आगे इसमें ये चीज बता रहा है प्रॉब्लम में कि द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। मतलब जो टोटल प्रेशर है, जो सिस्टम का टोटल प्रेशर है, वो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 29% क्या है, ऑक्सीजन है, और 79% नाइट्रोजन है। एट 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का है 3.33 इंटू 10⁻⁷ और ऑक्सीजन का है 6.51 इंटू 10⁻⁷ mm। अब देखो, आपको ये देखना है कि ये जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है mm में, मिलीमीटर के टर्म में। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेस इन वाटर। मतलब अब वाटर इक्विलिब्रियम के साथ था एयर के साथ, इसलिए टोटल प्रेशर जो है वो 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। तो आपको पता है हेनरीज लॉ क्या है, तो इसमें होता है Kp इज इक्वल टू, मतलब इसे पार्शियल प्रेशर आप ले रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट किसका, N2 का। उसी तरीके से ऑक्सीजन का भी है। तो ऑक्सीजन का जो है वो हो जाएगा PO2 इज इक्वल टू KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो ये 20% है और ये 79% है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2
7.9 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये 79% है किसका, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये 7.9 हुआ, इसको जब सॉल्व करोगे आप। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का तो 20% है ना, तो ऑक्सीजन का 20% है, मतलब टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये 20/10/100 होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, तो ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस। कंपोजिशन निकालना है, मतलब कितना मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का है और कितना मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप लिखोगे XO2 इज इक्वल टू PO2/KHO2। तो PO2 कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और KH कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का यहाँ दिया हुआ है 6.51 इंटू 10⁻⁷। तो ये देखो ये mm में दिया हुआ है, तो इसको आप 760 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 0, 6 इंटू 2 12, ये 1520/6.51 इंटू 10⁻⁷ कर देंगे। तो इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, ये सॉल्व करेंगे, और जब हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 ऊपर आ जाएगा, तो 2 0 ऊपर आ गया, तो ये हो गया 1500, ये हो गया 651 और ये 15 है ना। तो इसको ये कितना है 6.51 अपॉन, इसको जो है सॉल्व करके, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ जो वैल्यू लिखा था ना, कैलकुलेट द कांस्टेंट ऑफ O2 एंड N2, तो O2 का ये हम लोगों ने mm जो लिया हुआ था, ये O2 का वैल्यू 6.51 नहीं है, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, 3.3 है, और ये वैल्यू हो जाएगा 3.3। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 4.61 इंटू 10⁻⁻5, ये 4.61 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो वैल्यू पहले लिखा था, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये 3.33 नहीं लिख के मैंने ये वैल्यू जो है, क्योंकि ये O2 और N2 को देखो, यदि N2 के बदले O2 आ गया तो फिर आंसर क्या होगा, गलत आएगा, इसलिए O2 का ये है, O2 का हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो है 3.37 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁷ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया किसका, ये हो गया ऑक्सीजन का। और फिर जो है नाइट्रोजन का लेंगे हम लोग, X ऑफ N2 ऑफ नाइट्रोजन, ये हो जाएगा PN2 अपॉन KH ऑफ N2। तो P ऑफ N2 कितना है, ये 7.9 एटमॉस्फेयर है, 7.9 इंटू 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और KH2 है इसका 6.51 इंटू 10⁻⁷ है ना। इसको सॉल्व करना है आपको, तो 7.7 इंटू 760 अपॉन 6.51 इंटू 10⁻⁷। तब इसको सॉल्व कर लो, ये जो है वैल्यू ये आ गया 7.9 इंटू 760 अपॉन 6.51 इंटू 10⁻⁷। इसको यहाँ से ये 1 डेसिमल 2 डेसिमल है, तो ये हो गया 79 इंटू 76 अपॉन 651। यदि हम 2 डेसिमल को कैंसिल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 2 को हटा दो यहाँ से, तो 2 को हटाएंगे तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। तो इसमें ये वैल्यू हो जाएगा, ये 699 टाइम्स जा रहा है, तो
और ये आ जाएगा 10⁵ तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग 4.61 आया, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू जो है ये आ जाएगा आपका, इसको यदि हम लोग उसको ये 9.22 होगा, है ना। ये देखो ओवरऑल ये तो कैलकुलेशन का चीज है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फाइनली कैलकुलेट करने से ये वैल्यू आता है 9.22 इंटू 10⁻⁻5। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है हेनरी लॉग कांस्टेंट के बेसिस पे। तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम को कंसेप्चुअली जो है वो अप्लाई करना है। यूनिट सेम होना चाहिए, यदि यूनिट डिफरेंट होगा तो आंसर फिर गलत आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे 1.40 और 41। तो इस तरीके से सारे प्रॉब्लम, हर एक टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखो अभी जैसे प्रॉब्लम मैंने 12-15 प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डिस्कस किया, हर एक टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस किया इसमें। तो जब हम प्रॉब्लम को डिक्टेट करते हैं, उसको समझाते हैं, तो स्टेप वाइज जो है उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है, आपको समझ में आएगा। ऐसे आंसर देख देख के लिख लेने से क्या होता है कि वो आंसर फिर दोबारा हम उसको याद, कितने प्रॉब्लम को याद करेंगे। तो इसलिए मैं अभी काफ़ी इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम, बोर्ड सीरीज मैंने अलग से ये बनाया है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और आगे जो है अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना, क्योंकि ये भी काफ़ी यूज़फुल है। अभी जैसे बहुत जगह से स्टूडेंट का जो 11th क्लास में वो बोलता है कि सर अभी इसको और आप छोटे छोटे पॉइंट को डिक्टेट करो, बिल्कुल बेसिक से समझाओ। तो बेसिक से अभी यदि मैं समझाऊंगा तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में। ऐसे मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं बोर्ड एग्जाम के बाद इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जीरो से लेके A to Z, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वाटर को H2O ही क्यों लिखते हैं, और IT एडवांस तक का जो है वो अलग अलग सीरीज बनाएंगे। 12th सीरीज अलग, 11th सीरीज अलग, IT मेंस का अलग, IT एडवांस का अलग, नीट का अलग, है ना। तो अभी जो है, क्योंकि इसीलिए मैं अभी घर पे ही बना रहा हूँ, स्टूडियो वगैरह मैंने सेटअप नहीं किया है, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्च भी आते हैं। तभी तो मैं अपना जो क्लास का टाइम है वो छोड़ के और मैं इस पे पूरा फोकस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो और फ़ायदा हो भी रहा है। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आगे स्टूडेंट को रिकमेंड करना। कमेंट्स जरूर लिखना। आप कमेंट से क्या होता है कि इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आप जब बताओगे कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हर एक दिन करना ही पड़ता है, ताकि जितना बेस्ट से बेस्ट हम स्टूडेंट को डिलीवर कर सकें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 2.40 एंड 2.41। तो 2.40 नया बुक में जो है 1.4 है, 0 एंड 1.41। तो ये दो प्रॉब्लम डिस्कस करके फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो 9 मार्क्स का है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम 1.40 दैट इज रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो इसमें हम लोग ये प्रॉब्लम जो है ये डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर जो है ये है आपका 1.40। इसको 39 था उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट का, ये है 40। सो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब कितना अमाउंट CaCl2 का डिजॉल्व है इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। वाटर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 लीटर, such that its osmotic pressure is 0.75 atmospheric pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हम लोग थंब रूल जानते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वी हैव गिवन। तो वी हैव गिवन आपको दिया हुआ है अमाउंट, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2। अब हमें नहीं पता CaCl2 क्या है, तो हम लोग लिख देंगे W2 निकालना है।
और M2CaCl2 का हो जाएगा कितना, इसका 40 होता है कैल्शियम का, और ये जो क्लोरीन है ये 35.5 इंटू 2, तो ये 111 ग्राम हो जाएगा। डिजॉल्व इन 2 वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री है सेल्सियस, तो इसको 273 में ऐड करोगे आप तो ये 300 केल्विन होगा। तो सबसे पहले ये चीज लिख लेना है, क्या लिखना है हमें कि W2 जो है वो दिया हुआ है, मतलब W2 हमें निकालना है, W2 दिया हुआ नहीं है क्योंकि है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज, और इसमें I का वैल्यू भी आपको दे रखा है, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2.47, I का वैल्यू भी दिया हुआ है, I इज 2.47। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपको पता है फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू ICRT, पाई इज इक्वल टू ICRT। तो I का वैल्यू C इज इक्वल टू होता है N/V/RT, और N पता आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो ये हम लोग लिखेंगे I W2/M2, ये V है R इंटू टी, पाई इज इक्वल टू, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इसी तरह स्टेप में प्रोसीड करना। और बच्चे क्या करते हैं, यही इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने लगते हैं, बाद में जो है वो गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन W2 के फॉर्म में लिखना है। तो W2 इज इक्वल टू होगा पाई इंटू M2 इंटू V अपॉन I इंटू R इंटू टी। अब आप सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है हमारा, दे रखा है प्रॉब्लम में 0.75, M2 हमने निकाला था 111, वॉल्यूम है 2.5, I का वैल्यू है 2.47, R का वैल्यू 0.821। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कभी उसको लगता है कि वैल्यू 8.314 लें या 1.97 लें। तो देखो हमेशा आपको क्या करना है, यूनिट पे ध्यान देना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया हुआ है और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, इसलिए ये 0.0821 लेंगे, और टेम्परेचर जो है वो 300 है। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना और जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो इसको सॉल्व करने से ये फाइनल आंसर आएगा और उसका जो है वो वैल्यू आप लिख लेना, और इसका वैल्यू जो है वो W2 का वैल्यू, क्योंकि इसमें फाइंड आउट करने से W2 आ जाएगा आपका 3.42 ग्राम। चूंकि ये आंसर मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज आप ये कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये सिंपल अर्थमेटिक है, ये आप सॉल्व कर लोगे। और अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम जो है 1.41 सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी का लास्ट प्रॉब्लम 1.41 सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले आपको ये समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मैं बार बार हर एक प्रॉब्लम में ये बता रहा हूँ आपको कि ये थंब रूल है। बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें स्टेप वाइज प्रोसीड करना है। जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, जो फाइंड आउट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, और फिर प्रॉब्लम को जो फाइनल एक्सप्रेशन है जिस टर्म में हमें निकालना है वो इक्वेशन लिख के फिर मैथमेटिकल वैल्यू पुट करके और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें डिटरमिन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, पाई कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4
इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, आप लिखोगे वी हैव गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, W2 मीन्स वो भी लिख देना आपको कि ये वेट ऑफ सॉल्यूट है 25 mg है। तो इसको हम लोग 0.025 ग्राम में, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे आप, क्योंकि ये जो K2 का हम लोग मोलर मास लेते हैं तो इसमें 2 K है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो पोटासियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 39, तो 2 × 39 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। ये हो गया आपका 78 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आ जाएगा आपका 174 ये ग्राम। तो चूंकि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब दिया हुआ है तो हम लोग उसका मोलर मास निकाल लेंगे और टेम्परेचर दिया हुआ है 25। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, क्योंकि ये आपको पता है कि K2SO4 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा। तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर तो यूज होगा ही, क्योंकि ये डिसोसिएट करके K प्लस 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाता है। इसीलिए I का वैल्यू निकालने के लिए कोई डेटा तो दिया हुआ है नहीं और इसने डायरेक्ट वैल्यू भी I का नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ एक हिंट्स दिया हुआ है, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था वेंट ऑफ फैक्टर के केस में कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है I का वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, मतलब जितने आयंस में वो डिसोसिएट होगा। जैसे K2SO4 डिसोसिएट हो रहा है 2K प्लस एंड 1 SO4 2 माइनस, तो टोटल आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है कितना 3, इसीलिए I का वैल्यू 3 होगा। अब आपका प्रॉब्लम इजी हो गया, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर लो। अब सब चीज हमने तो लिख ही दिया इसमें कि ये W2 जो है वो 0.025 ग्राम है, M2 174 है, टेम्परेचर जो है आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये डिग्री सेल्सियस में है तो 273 केल्विन ऐड कर दोगे आप, क्योंकि केमिस्ट्री के टर्म में हमेशा टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेते हैं। तो ये 298 केल्विन हो गया। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, ICRT, C आपको पता है N/V/RT, और N क्या होता है, N होता है मोल्स इज वेट अपॉन मोलर मास। यहाँ आप लिख दोगे I इंटू W2/M2, ये V है, R इंटू T, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया पाई का। और हमें क्या करना है, पाई तो कैलकुलेट करना है ना, तो पाई कैलकुलेट करना है तो अब सारे वैल्यू को पुट कर दो आप। I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 3 है, W2 कितना आपको दिया हुआ है 0.025, R का वैल्यू 0.0821 लोगे आप, टेम्परेचर आपको 298 दिया हुआ है, और M2 कितना निकाला हम लोगों ने 174, और वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। देखो इसको मिलीलीटर में चेंज नहीं करना है क्योंकि ये लीटर के टर्म में है। तो जब आप इसको सबको सॉल्व करोगे 1 2 3 0, ये 1 2 3 4 0, ये सबको सॉल्व करके इसमें I का वैल्यू हमने 3 रखा क्योंकि ये 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो एवरीथिंग इज नोन। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल अर्थमेटिक है। तो ये वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे ये हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने तो वैल्यू इसलिए लिख दिया कि ये वैल्यू मुझे याद है, तो आपको कैलकुलेट करना है। मैं इसमें कैलकुलेशन में उतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो अर्थमेटिक है ना, तो अर्थमेटिक तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो याद तो मुझे सारे बुक के सारे प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट मान लो पहला दिन भी आज क्लास कर रहा है, तो वो भी यदि ध्यान से ये वीडियो लेक्चर को ठीक से समझेगा, जैसे इस चैप्टर में मैंने
3 वीडियो डाले। पहला, और मैं 3-4 घंटे का वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि 50-55 मिनट्स आइडियली ठीक होता है, क्योंकि क्लासेस भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में हमारा अप्रॉक्सीमेट यही कहीं 50 मिनट्स का, कहीं 1 आवर का चलता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज जो है तैयार किया है। तो इसमें जैसे मान लो बाय चांस यदि आप प्रॉब्लम को सिंसियरली सॉल्व करने बैठते हो, आज ही बैठ रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैंने क्या पढ़ा था, क्या जाना था। इसमें क्या होता है, बेसिक कुछ फार्मूलाज हैं, उस फार्मूला को केवल आपको समझना है कि उसका जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है, वो प्रॉब्लम में किस तरीके से कहाँ दिया हुआ है। क्योंकि कोई अननोन क्वांटिटी एक ही तो होगा ना जो कैलकुलेट करना है, और वो फॉर्मूला में ही पुट होगा। तो कई बार डायरेक्ट वैल्यू दिया रहता है जो डेटा है, और कई बार यदि प्रॉब्लम में इनडायरेक्ट वैल्यू होता है, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट वैल्यू प्रॉब्लम में ही मेंशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि और थोड़ा उसको इलॉबरेट करने का, मतलब ताकि बच्चे बेसिक से भी यदि वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो वो समझ सके, है ना। क्योंकि बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर जिसको 60-70% आता है उसके लिए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, वो 95-98%, क्योंकि मैं इसमें कंटेंट वाइज जो है वो सारे चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ। ये कुछ हो सकता है कि वीडियो में जैसे क्लैरिटी कहीं कहीं प्रॉब्लम है, या ये स्टूडियो नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अब क्योंकि अब उसमें आप लोगों का मतलब ये सहयोग ये चाहिए कि सब्सक्राइब करो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को, स्टूडेंट को बताओ, ताकि वो बेनिफिट हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ये कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी मेहनत करके ये पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव मटेरियल दे रहा हूँ, है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, और आप अपने फ्रेंड को शेयर करना, और कमेंट जरूर लिखना लाइक करके कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स लॉट।